नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, आज बिहार ने इतिहास रचा और मालूम है दिन भर का जो घटनाक्रम है लगातार हम लोग कवर कर रहे थे और ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट दे रहे थे। बिहार भाजपा ने सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगाई और अब फाइनली ये तय हो गया है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ही जो है वो उनकी ताजपोशी होनी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी धन्यवाद। और अरुण सर, सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि आपकी जो भविष्यवाणी थी 2 दिन पहले रविवार को पॉलिटिकल मंथन में आपने ही भविष्यवाणी कर दी थी कि सम्राट चौधरी का नाम एकदम क्लियर है। फाइनली वही हुआ जो आपने कहा। देखिए, मैंने भविष्यवाणी नहीं की थी सागर जी, सच पूछिए। जी। जो जमीनी सच्चाई थी, जो बिहार की राजनीति है, जो सामाजिक बनावट है, और सबसे विस्तार से क्यों सम्राट चौधरी ही बनेंगे, ये समझ में मैंने आपसे विस्तार से उल्लेख किया था। तो जो सच था बिल्कुल। वही सच हुआ साबित। और आज बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। आपने ठीक ही कहा कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। ये 5 मार्च से ही आपको याद होगा, ये चर्चा जोर पकड़ी थी, रोज क्यास लग रहा था। मैंने आपसे एक दिन यह भी कहा था कि जब तक नीतीश कुमार है तब तक तो ये क्यासबाजी होते रहेगी कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर क्या होगा आगे। ये सारी बातें हो रही थी। अब तो सारा विराम लग गया। बिहार भाजपा ने, या कहिए केंद्रीय भाजपा ने, जो बिहार के लिए पटकथा लिखी थी, और कहिए कि 45 वर्ष से अधिक उम्र की भाजपा को पहली बार बिहार में सत्ता मिली है, उसके मुख्यमंत्री होंगे, भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे। और सम्राट चौधरी को ये गौरव प्राप्त हुआ है कि बिहार का पहला भाजपाई मुख्यमंत्री होगा। आज पूरे चलिए आज। घटनाक्रम की आप तो दिन भर चर्चा आपने दिखाई, दर्शक सब वाकिफ हैं कि सवेरे से क्या बिल्कुल। हुआ। एक बात थी बिल्कुल। कि जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कल के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आ रहे हैं। आज आपने ये भी दिखाया है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए। भाजपा के संगठन महामंत्री वी एल संतोष और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अपने ही हैं, घर के हैं, बिहार के हैं, और इसी सरकार में जो सरकार जा रही है उसमें मंत्री थे। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कल जो बिहार में भाजपा का सत्तारोहण होगा उसके वो गवाह बनेंगे। कल 11 बजे राजभवन में समारोह होगा। और ये भाजपा के लोगों में भले जो उत्साह हो, जदयू में जो रोष हो और आक्रोश हो, लेकिन कोई बहुत ही, जिसको कहिए कि जश्न तरीके से नहीं, वो सामान्य तरीके से इसको सत्ता परिवर्तन आप कहेंगे कि कल सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 11 बजे लोक भवन में करेंगे। ठीक है, ये इसी में आज का एक इसमें एक मैं आज जोड़ दूं कि आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। नई सरकार बनने के 145 दिन तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रह पाए। कहा तो गया था कि 2025 और 30, लेकिन चले 25 से 145 30 फिर दिन। से नीतीश। हाँ। हाँ, और चले मात्र 145 दिन। आज ये बिहार कैबिनेट की इस नई सरकार की 8वीं और अंतिम बैठक थी। इसके पहले 20 फरवरी को बैठक हुई थी। मतलब 8 बैठकें हुई इस कैबिनेट में। और फरवरी के बाद कहिए कि 55-56 दिन के बाद ये कैबिनेट की बैठक हुई। मैंने यह भी कहा था कि कहीं ना कहीं ये कैबिनेट की बैठक जो हर मंगलवार को होती है, लगभग 2 महीने बैठक नहीं हो, कि कहीं गवर्नेंस का अभाव दिख रहा है। ताकि कैबिनेट में बहुत सारे सारे नीतिगत फैसले होते हैं, जो स्कीम्स होता है वो फैसला होता है। तो आज जो बैठक हुई उस बैठक में कोई प्रस्ताव पर, कोई एजेंडे पर चर्चा नहीं हुई। नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया फॉर्मल गया। और बैठक। हाँ, और नीतीश कुमार ने ये 30 मिनट भी बैठक नहीं चली। और ये मुख्य सचिवालय में आज ये बैठक थी और उसमें मुख्यमंत्री का संबोधन उन्होंने कहा कि अपने 20 साल के कामकाज को कहा कि हमने जो कुछ किया है, भरोसा दिलाया कि हम भले दिल्ली की राजनीति में जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, हम इस नई सरकार जो बनेगी उसको सहयोग करेंगे और हमारा मार्गदर्शन है। यही सब कथन के बाद बाहर आए तो मुख्यमंत्री ने आज मंत्रियों के साथ फोटो शूट किया, फिर अधिकारियों का शूट किया, और 4 घंटे के बाद आवास गए और फिर राज्यपाल सैयदता हुसैन साहब से मिलकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप कर और बिहार में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसी में 2-3 चीजें हैं सर, थोड़ा हम दर्शकों को यह भी ये समझाने का प्रयास कीजिए कि आखिर क्या चर्चा हुई अंदर खाने में, क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं थी। कहा जा रहा था कि बीजेपी कोई चौंकाने वाले फैसले लेती है, बहुत कम देखा गया है कि जिनका नाम चलता है उन्हीं का नाम फाइनल होता है। तो सम्राट चौधरी पर भी तरह तरह की बातें कही जा रही थी कि भाई दूसरे संगठन से आए हैं, कोर नहीं है, संघ नहीं राजी होगा,
बीजेपी में भी अंतर्द्वंद चल रहा था। तो आखिर ऐसा अचानक हुआ क्या कि बीजेपी देखिए ने ये सरप्राइज सारी ना देते हुए भी एक सरप्राइज दे दिया? देखिए मैं मानता हूँ सम्राट चौधरी को बिहार की बागडोर सौंपने का बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व का फैसला कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं है। ये हम आप मतलब मीडिया के लोग क्या लगा रहे थे अपने ज्ञान और विशेष ज्ञान से कि हम्म, जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व जो है प्रयोगधर्मी है और हाल के वर्षों में जिस ढंग से कई राज्यों में अमित जी भी कल ठीक ही बता रहे थे कि को जो हम्म, प्रयोग किया है शायद बिहार में उस प्रयोग को रिपीट किया जा सकता है। और जैसे अंत में मैंने यह भी कहा था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हुए, क्या किसी ने उम्मीद क्या की थी क्या? ये भी एक चौंकाने वाला फैसला था। लेकिन फिर भी मैंने साथ कहा था कि देखिए ये बिहार है और हम्म, राज्यों में तो प्रयोग हो गया, वहाँ भाजपा की कुछ पृष्ठभूमि थी, आधार था, हम्म, सत्ता रही थी। बिहार में तो सत्ता पाने वाली है, यहाँ सत्ता अब तक एक और लालू प्रसाद हैं जो राजनीति की धुरी हैं, लड़ना उन्हीं से है। और हम्म, नीतीश कुमार को चेहरा आगे करके चेहरे पर यहाँ बिहार भाजपा राजनीति करती रही, सत्ता में सहभागी रही, सत्ता का सुख सत्ता सरकार में रहकर पाती रही। लेकिन जब ये अवसर आया तो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए कि नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में जो बिहार में सामाजिक बनावट है, लव कुश का, नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी की केमिस्ट्री मतलब जो आज उनके मधुर संबंध हैं, घरों के संबंध हैं और उनकी पसंद है। और कुल मिला जुला करके फिर वही बात कहते हैं कि सम्राट चौधरी का बड़ी लैंग्वेज। सम्राट चौधरी 8 वर्षों में बीजेपी में जितनी उन्हें तरक्की पाई, हालांकि राजद से शुरू किए थे। आपको याद होगा कम उम्र में ही सबसे कम उम्र में कोई बिहार में मंत्री बना, शायद उस समय उनको नाबालिग कहा गया था, मापतौल जी, मंत्री बना था, आप याद कीजिए। और वो सरकार से फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा था, बाद में फिर राजद में रहे, जदयू में रहे। और राजनीतिक विरासत तो उनके घर में थी, उनके पिताजी सपनी चौधरी बिहार में मंत्री हुए, सांसद भी हुए, उनकी माँ भी विधायक हुई। तो सम्राट चौधरी को विरासत में कुछ मिला। और आप भला बताइए ना, भाजपा ज्वाइन करने के बाद जदयू से जब वो भाजपा ज्वाइन किए तो उनको प्रदेश उपाध्यक्ष, फिर काउंसिल में जगह, फिर काउंसिल में विपक्ष के नेता, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और फिर 2 अभी टर्म से उप मुख्यमंत्री। तो भाजपा तो उनके चेहरे को बढ़ा ही रही थी। और जब लालू प्रसाद से रहना था तब भी इस सम्राट चौधरी का बीजेपी ने इस्तेमाल किया, और नीतीश कुमार से लड़ना था तब भी। लेकिन जब सरकार में आए तो एक भरोसे का संबंध बनाया। और यह जो सम्राट चौधरी ही का नाम आया, कई नाम सामने चर्चा में थे, इसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि नीतीश कुमार की वो पसंद थे। और भाजपा के लिए तो पहले से चेहरा थे ही, भाजपा के चेहरा तो पहले ही से थे। अब कोई किसी सरकार में कोई पार्टी का विधानमंडल दल का नेता ही ना चेहरा होता है। तो सम्राट बिल्कुल। चौधरी ने तो पिछली 2 सरकारों से अपनी वो जगह बना रखी थी। और अभी भी 2 उप मुख्यमंत्री के रहते सम्राट चौधरी की हनक थी। सीएम के बाद कोई सब कुछ जिसको कहिए एज गुड एज, चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो, वर्किंग का मामला हो, और नीतीश कुमार ने होम विभाग लेकर एक और अपना ओहदा भी दिया, भरोसा भी जिताया था। तो कुल मिला जुला कहाँ शक, मुझे तो एटलीस्ट जो राजनीति का थोड़ा बहुत भी समझता हूँ, मुझे स्पष्ट था कि मेरे आकलन में कहीं चूक नहीं होगी। और जब नीतीश कुमार बिहार में सत्ता छोड़ेंगे, कुर्सी छोड़ेंगे, तो सम्राट ही बिहार के नया सीएम होंगे, जो अब होने जा रहे हैं, कल उनका शपथ ग्रहण हो। और जो तस्वीरें सर निकल कर आई जब एनडीए की बैठक हो रही थी विधानमंडल दल की सेंट्रल हॉल में, तो नीतीश जी ने किस प्रकार अभिवादन किया, माला पहनाया गया और उन्होंने इशारा भी किया कि अरे खड़े होइए, आप भी खड़े होइए। तो बहुत भावुक भी दिखाई दिए नीतीश कुमार। नहीं, ये तो भावुक क्षण ही था। कैबिनेट में भी वो जो माहौल था ना, वो सभी भावुक थे। कई लोग तो सच पूछिए, मैंने कहिए कि आंसू आ गए थे। ये तरह 20 साल जिस व्यक्ति नेता के साथ संबंध रहा हो, काम किया हो, तो ये इस तरह का प्रकटीकरण एक भावुक क्षण होना स्वाभाविक है। तो वो क्षण देखने को मिला। और नीतीश कुमार ने इधर उनकी एक अपनी अपने ढंग की स्टाइल हो गई। आप देखते हैं समृद्धि यात्रा में ही सम्राट चौधरी को किस तरह से आगे करते रहे। और आप फिर हमने चर्चा आपसे की थी कि जमुई की सभा में तो और भी थोड़ा ज्यादा ही कह दिया था कि आगे यही सब कुछ आप लोग का देखेंगे। ये क्या दर्शाता था? ये दर्शाता था कि भाई नीतीश कुमार की पसंद जो बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा तो सम्राट चौधरी हो। तो सम्राट चौधरी को लेकर उनके इर्द गिर्द जो राजनीतिक माहौल बना हुआ था, कहाँ शक संदेह रह गया था कि अब बिहार का मुख्यमंत्री कोई और कौन होगा? सम्राट चौधरी होंगे, जो अब हो रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन ठीक है, इन सब बातों के बावजूद भी क्या बीजेपी
के अंदर खाने में कोई द्वंद्व था, और क्या कुछ ऐसे भी नेता बीजेपी में थे जो कि सम्राट को नापसंद कर रहे थे, इस वजह से देखिए, फर्जी ये करने मैं लगे? ये मानता हूँ कि देखिए, बीजेपी कोई आज से नहीं, बीजेपी में गुटबाजी से ये, आप जब सुशील मोदी भी थे तभी गुटबाजी चरम पर हो गई थी। एक बार तो शक्ति परीक्षण दिल्ली में हुआ था और अधिक विधायक सुशील मोदी के खिलाफ थे, तभी अडवाणी जी ने कहा कि नहीं, सुशील मोदी ही वहां रहे। तो ये गुटबाजी, ये आप कह सकते हैं कि आपने कहा ही कि सम्राट चौधरी भाजपा के लिए आए आतिथ लीडर हैं, कि वो राजद से आए, जदयू में रहे और फिर बीजेपी में आए। लेकिन बीजेपी को भी जरूरत थी, बीजेपी को जरूरत थी एक कुशवाहा लीडर की। आप याद कीजिए उस पृष्ठभूमि को, जब नीतीश कुमार से लड़ना था, जब उपेंद्र कुशवाहा एक लीडर के रूप में उभर रहे थे, कुशवाहा और है भी, कुशवाहा को भी साथ किया। फिर केंद्र में मंत्री रहते उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा का साथ छोड़िया, मंत्री पद त्याग दिया और आज साथ हैं सभी। तो सम्राट चौधरी को लेकर भाजपा में मैं मानता हूं कि सर्वमान्य नेता जिसको कहा जाए, वो आज भी वो स्प्लिट कहिए या वो कहिए कि अभी वो चीज एक्वायर नहीं किया उन्होंने। आज भी नित्यानंद राय कहिए या और कई नेताओं के नाम जो चलते रहे, कहा जाता रहा कि नित्यानंद राय अमित शाह के बहुत पसंदीदा हैं, बहुत उनको करते हैं। शायद पिछले एक चुनाव में आपको याद होगा कि नित्यानंद राय पर तो दाव भी बीजेपी लड़ाई थी। लेकिन अब कुल मिला जुला करके सब कुछ के अलावा किसकी चाहत नहीं होती। आज पहली सरकार बीजेपी की बननी थी और पहला मुख्यमंत्री बनना था, तो हर कोई चाहता कि उसकी जगह हम बैठे। और हम मीडिया वाले लोग कोई कारण से मुख्यमंत्री से मिलने गया, कोई एक कार्यक्रम को लेकर हमने कहा कि वही मुख्यमंत्री हो रहा है। एक मंत्री गई दिल्ली और वहां उनका दूसरा कार्यक्रम था, हम लोग कहा कि वही मुख्यमंत्री होने जा रही है। तो कोई कहे चाहे महिला मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री, जितने लोगों को हम लोग नाम उछालते रहे, तो हम लोगों ने दरिया दिली दिखाई। इतने लोगों को हम लोगों ने सीएम बनने की लाइन में दिखा दिया लोगों को, लेकिन होना वही था जो सामने आया। इसमें एक दो सवाल और उठते हैं कि सम्राट चौधरी के बारे में जैसा आप लगातार कह भी रहे हैं, सम्राट चौधरी ने प्रूफ करके दिखाया अपने आप को। बीजेपी ने कोई उपकार नहीं किया सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर। सम्राट चौधरी उस नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व किसी को जब बढ़ाती है ना, तो इस हद तक पहुंचाती, किसी को तो इसको उपकार कहिए, इसको पुरस्कार कहिए, लेकिन इसको पुरस्कार कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन जिसको सम्राट चौधरी ने हासिल किया है वो परफॉर्म किया है। देखिए, किसी व्यक्ति को आप कोई भूमिका दीजिएगा तो वो अपने को दिखाता है परफॉर्म करके। तो सम्राट चौधरी को जो जो दायित्व दिया गया वो उसको परफॉर्म कहाँ। एक बात हुई, मैं कह सकता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में सम्राट चौधरी अपने स्वजाति किसी को टिकट नहीं दिला पाए और लालू प्रसाद ने उसमें बढ़त हासिल कर ली। कुशवाहा कार्ड खेला और आपने देखा कि औरंगाबाद से सीट जीत ली। एक बड़ी जीत थी और कई कैंडिडेट दिए थे, लेकिन सम्राट चौधरी पर पार्टी ने भरोसा दिलाया तो उस भरोसे पर वो खड़े उतरे, उन्होंने परफॉर्म किया। आज उसी का नतीजा है। मैंने आपसे कहा कि दो राजनेताओं से लड़ना हुआ बीजेपी को, जब चाहे लालू प्रसाद से या नीतीश कुमार से, तो किसके चेहरे का इस्तेमाल बीजेपी की। हाँ, शुरू में जब सुशील मोदी थे तो लालू प्रसाद पर इस हद तक हमला बोलते रहे कि अंत में वो सरकार से, देखिए, जब नीतीश जी साथ थे तो लालू प्रसाद से साथ छोड़ करके फिर आ गए थे भाजपा के साथ। तो उस समय वो लड़ा था, जो कहते हैं कि दूसरी बार जब बीजेपी के साथ आए नीतीश कुमार, तब उस समय कहीं ना कहीं सुशील मोदी का वो प्रहार जो कुछ था, जो हमला हो रहा था, आप याद कीजिए, रोज वो सीरीज चलाते थे। लेकिन आज की तारीख में सम्राट चौधरी ने एक्वायर किया जो ये पद, तो परफॉर्म किया है पहले। तो सम्राट चौधरी आज के दिन में कुशवाहा समाज के सबसे बड़े लीडर और सर्वमान्य लीडर हो गए हैं, आप मानते हैं इस बात को? देखिए, अब एक बात है, आज की तारीख में अब तो उपेंद्र कुशवाहा तो आज की तारीख में अपने स्वजातीय जात की राजनीति करते हैं। बात सही है कि एक जाति कास्ट लीडर के रूप में वो उभरे, और अभी जब अवसर मिला तो पत्नी को एमएलए बनाया, बेटा को मंत्री बना दिया और कुछ अपने जिन लोगों को बनाया। लेकिन सम्राट चौधरी को जो अवसर दिया है भाजपा, अब सिर्फ कुशवाहा लीडर बनने से काम नहीं चलेगा। अब तो लवकुश समीकरण के का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिर उसके बाद उसमें और जो पिछड़ी जातियां हैं, फिर नीतीश कुमार ने जो एनडीए के लिए या खुद के लिए जो एक सामाजिक जनाधार बनाया था लालू प्रसाद की राजनीतिक काट में, अति पिछड़ों का, फिर उसके बाद अपर कास्ट का भी विश्वास जीतना है, दलित का भी भरोसा जीतना है।
तो ये सब कुछ तो अब नीतीश कुमार जहां आज बिहार छोड़ करके गए हैं, जो सत्ता उन्होंने छोड़ी है, तो ये उस पोजीशन को एक्वायर करना, सरकार ने जो पिछले अपने कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने के लिए बिहार की तस्वीर, तो ये बात कह सकते हैं कि नीतीश कुमार एक परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर का इमेज लेकर गए हैं। ये नहीं हुआ है कि हाँ नीतीश कुमार का जहाँ बिहार था जब उन्होंने 2005 में बागडोर संभाली, आज बिहार वही है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। हाँ, बहुत सारे मुद्दे पर अभी आगे चर्चा आप जब करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कौन सा काम नीतीश कुमार नहीं कर पाए और नई सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौती होगी। लेकिन सम्राट चौधरी पर पार्टी ने भरोसा किया और मैं मानता हूं कि उसी भरोसे का ये पुरस्कार उनको मिला है। उसी भरोसे का ये पुरस्कार उनको मिला है। आगे बढ़ते हैं। विजय सिन्हा ने ही प्रस्ताव जो है वो दिया और सर्वसम्मति से पास किया गया। विजय सिन्हा का क्या होगा, क्या लगता है? देखिए, ये पार्टी में एक व्यवस्था होती है कि आखिर कोई किसी नेता चुना जाता है तो कोई एक प्रस्ताव देता है, तो प्रस्ताव उनके दूसरे कलीग हैं, वो भी डिप्टी सीएम हैं और एनडीए में अपर कास्ट के चेहरा हैं। अभी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में, खासकर रेवेन्यू मिनिस्टर के रूप में जो कुछ कर रहे हैं, वो आज की तारीख में रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके लिए एक पसंदीदा विभाग हो गया है। और उसमें निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि बीते 145 दिन में विजय सिन्हा के कामकाज से, विजय सिन्हा के अप्रोच से, भले आज उनके विभाग में अंचलाधिकारी तक राजस्व अधिकारी हड़ताल पर है, एक नई चुनौती झेलने पड़ी है, लेकिन जिन मुद्दों को वो भूमि विवाद की समस्या को निदान के लिए जो किया है, तो एक इमेज बन गया है अभी एक परफॉर्मिंग मिनिस्टर का। लोग इसको अच्छा मान रहे हैं। जिस ढंग से पिछले दिनों अभी भूमि सुधार के लिए कई कार्यक्रम नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुआ, आपको याद कीजिए, सर्वे का काम हो रहा था, तो उन सब चीज़ों को लेकर के अभी जो अप्रोच से चले हैं, तो विजय कुमार सिन्हा की पार्टी में जो हैसियत है वो रहेगी। अब रही बात की जब 2 डिप्टी सीएम जदयू का होगा, ऐसी चर्चा हो रही है, और अभी जब सीएम थे जदयू के तो बीजेपी के डिप्टी सीएम 2 थे, तो जब जदयू का बीजेपी का सीएम हो गया है तो स्वाभाविक रूप से अब उसी फॉर्मूले के तहत जदयू के लिए 2 डिप्टी सीएम का पोस्ट बनता है। ऐसी में विजय कुमार सिन्हा मंत्री तो रहेंगे ही ना, उसमें मुझे संदेह नहीं दिखता है। तो आज उन्होंने जो भूमिका निभाई वो पार्टी प्रदत्त भूमिका, पार्टी ने उनको कहा कि भाई आप ही कीजिए, आपकी ये संदेश देना था कि भाई 2 उप मुख्यमंत्रियों में कोई टकराव, मुख्यमंत्री के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में आप विजय सिन्हा की भी चर्चा कर रहे थे, तो आज उन्होंने ये प्रस्ताव करके, हाँ, उसी तेवर में और उसी ताकत में विजय सिन्हा रहेंगे आगे भी। ये ताकत तो देखिए अपने परफॉर्मिंग से होता है, ताकत कोई किसी से डिराइव नहीं की जा सकती है। पावर इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू एक्सरसाइज। आप कैसी ताकत की बात कर रहे हैं, पहलवान वाला ताकत की सरकार में काम करने की ताकत? तो मुझे लगता है कि सरकार में वो ताकत तो देखिए हमेशा, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हमें आपको कोई दायित्व मिला हो तो आप परफॉर्म कीजिए। जब परफॉर्म करेंगे तो पावर हमेशा एक्सरसाइज करने की चीज। आज विजय सिन्हा ने राजस्व भूमि सुधार मंत्री के रूप में जो कुछ शुरू किया है, काम दिखाया है, वो लगता है कि एक परफॉर्म करने की एक छवि उनकी उभरी है, तो वो करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि उनका विभाग भी बदला जाएगा, ये मुनासिब भी नहीं होगा। उन्होंने जो चुनौती ये स्वीकार की है और नई सरकार और नए मुख्यमंत्री को उनको इसी विभाग में और ही पूरे मनोयोग से काम करने की उन्हें न सिर्फ छूट मिलनी चाहिए बल्कि सपोर्ट मिलना चाहिए। अच्छा, एक चर्चा और भी है कि जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री जदयू के थे तो 2 डिप्टी सीएम थे और मंत्रालय जो मिले हुए थे, भाजपा के अध्यक्ष जो मिला हुआ था, दोनों अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष। तो अब जब मुख्यमंत्री बीजेपी के हो गए तो क्या वो बड़े विभाग जिनमें स्वास्थ्य की बात कर ले, भूमि सुधार की बात कर ले और जो बड़े विभाग है, तो क्या वो अब जदयू की तरफ ट्रांसफर होंगे? विधानसभा अध्यक्ष देखिए वो सब में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है कि अध्यक्ष विधानसभा के जो हैं प्रेम कुमार वही रहेंगे। विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह है, तो कहीं न कहीं उसमें चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की भी रजामंदी और सहयोग रहा है। उनके चुनाव जीतने से लेकर सभापति बनाने में, आपको याद होगा सभापति का पद तो बहुत दिन खाली रखा गया था, लेकिन अवधेश नारायण सिंह बने, उसमें कहीं न कहीं नीतीश कुमार का भी योगदान। अब रही बात की बड़े विभाग में, विभाग क्या जदयू के पास कोई छोटा विभाग है क्या? मैं इस रूप में देखता हूँ। इसलिए विभाग में एक अब है वित्त विभाग और गृह विभाग कि जो पिछला बदलाव नीतीश जी ने किया था, क्या उसमें बदलाव होगा कि फिर? अभी तो एक बात जानिए कि वित्त विभाग में जो आज ये घोर वित्तीय संकट में बिहार है और नीतीश कुमार विरासत में जाते हुए बिहार सरकार को एक वित्तीय संकट
का भी कहिए, उपहार कहिए या अभिशाप दे जा गए हैं। तो इससे निपटना एक बड़ी चुनौती होगी। तो विभाग में भी और चेहरे में, जो नई सरकार होगी उसमें मुख्यमंत्री का तो चेहरा बदल गया, लेकिन मंत्रिमंडल में अब जदयू में तो कुछ नए मंत्री बनाए जाने हैं। उनके तो 8 ही मंत्री थे, बनना है 14। अब सीएम ने इस्तीफा दे दिया तो सीएम की जगह भी कोई एक बनेगा, जो डिप्टी सीएम बनेगा। वो कुछ नए चेहरे होंगे, लेकिन अधिकांश पुराने ही चेहरे होंगे। भला 4 महीने में किसी मंत्री को जो विभाग मिला है उसको नॉन फॉर्मिंग कैसे कहिएगा। हालांकि 1-2 मंत्रियों की चर्चा थी कि भाई वो 4 महीने में उनका परफॉर्मेंस, अब अभी जब तक ड्रॉप नहीं किया जाए तब तक उनका नाम यहाँ उल्लेख करना उचित नहीं है, लेकिन 1-2 नामों पर ग्रहण है कि भाई वो परफॉर्मिंग मंत्री नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नई सरकार में एक आध अपने मन से क्या कुछ कह रहे थे, बोल रहे थे कि एक आध लोग अपने मन से भी जो है मंत्रालय नहीं संभालेंगे, अपने मन से भी। देखिए ऐसा कोई होता है, देखिए ऐसा ये मान कर नहीं, कोई यहाँ त्यागी पुरुष संत महात्मा नहीं है। वो तो अंतिम क्षण तक भरसक कोशिश क्या नहीं करेगा। वो ये कह रहा हो कि हम नहीं चाहते हैं बनना, ऐसा कुछ नहीं है। वो बने रहने के लिए, फिर विभाग बनाने के लिए, फिर वो सब कुछ, गणेश परिक्रमा भी शुरू हो गया है। इसलिए ऐसा कोई संत महात्मा की जमात नहीं है। कोई अब एमएलए का चुनाव जीत कर आया है तो मंत्री नहीं बनना चाहेगा, उससे और बड़ा पद डिप्टी सीएम दिया जाएगा, वो भी। इसमें उम्र, सेहत और छवि ये सब की बात मत कीजिए। सबको अपना प्रयास। निशांत की चर्चा थोड़ा करते हैं हम लोग। देखिए निशांत की चर्चा, आखिर निशांत राजनीति में लाए ही क्यों गए, बड़ा सवाल। नीतीश कुमार ने जो इतना बड़ा डिसीजन लिया, या काल परिस्थिति ने उनको बाध्य किया कि बिहार के सीएम की गद्दी छोड़कर वो राज्यसभा का मेंबर बनने जा रहे हैं। भला राज्यसभा का मेंबर होना कोई बड़ी उपलब्धि, राजनीतिक उपलब्धि है क्या? लेकिन चलिए, उनका फैसला है, उनकी ये व्यक्तिगत उपलब्धि हो सकती है। अब निशांत को जब बुलाए हैं तो निशांत को अभी पार्टी तराशा जा रहा है, और निशांत तो जदयू के की उम्मीद है और भविष्य, मैंने पहले भी कहा था। उनको इलाका क्यों गया? हाँ, निशांत को जब तक आप कोई भूमिका नहीं दीजिएगा, रोल नहीं दीजिएगा, तो परफॉर्म कैसे करेंगे, चाहे वो संगठन में और सरकार में। और जदयू में नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी रैंक एंड फाइल चाहता है कि नीतीश जी का उत्तराधिकारी, जो राजनीतिक विरासत निशांत ही संभाले, उन्हीं के बनने से जदयू का भविष्य बचेगा, जदयू का अस्तित्व बचेगा। ऐसे में यदि कोई ऐसी सोच बन रही हो कि निशांत अभी प्रैक्टिस करें, मैंने प्रशिक्षण लें संगठन का, और फिर उसके बाद आवे, तो मुझे लगता है कि ये परिपक्व डिसीजन नहीं होगा। जो कुछ सेंटीमेंट से और परसेप्शन से भी राजनीति होती है। जब निशांत नीतीश जी की जगह उनके उत्तराधिकारी के रूप में, आपने देखा जदयू के कई लोग तो मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। अब भला निशांत किन्हीं कारणों से यदि वो मंत्री नहीं बनेंगे तो फिर अब उनका भविष्य में भी ताला लग जाएगा, भविष्य जान लीजिए। तो फिर जदयू के बारे में जो ये आशंका थी लोगों की, फिर कौन संभालेगा? जदयू में कोई सेकेंड लाइन बनाया क्या नीतीश जी ने? ललन सिंह, संजय झा सरीखे नेता नीतीश जी के सहायक हैं, सलाहकार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी संभालने का जो मदा है, जो शर्मा ने भले अध्यक्ष रहे हैं, अभी एक कार्यकारी अध्यक्ष, लेकिन निशांत को आखिर लाया ही क्यों गया? निशांत को लाया गया कि वो नीतीश जी की राजनीतिक विरासत संभालेंगे। तो मुझे लगता है जो चर्चा थी कि वो कुछ तो चर्चा सत्ता के गलियारे में बहुत बात क्या निशांत ने कहा किसी से, और जो पिताजी कहेंगे वो मानना होगा। जो नीतीश कुमार जी की सलाहकार मंडली है, वो जो कहेगा उसको वो सब चलना है। अभी सभी तो उनके चाचा ही हैं। अरे भाई वाला जो कुछ कोयरी और कुर्मी की जोड़ी आगे चलेगी नहीं, ये तो चल ही रही है ना। अभी नीतीश जी और सम्राट जी का ये लव कुश था, अब कुश आगे और लव पीछे होगा, यही ना अंतर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी के हित में भी, जो कहते थे कि पार्टी को बचाना है तो निशांत को लाना है, तो निशांत को सरकार संगठन में तो दायित्व देना ही होगा। जब दायित्व देंगे तब ना परफॉर्म करेगा, और यूं ही घर बैठा देंगे, वही राहुल गांधी की स्थिति हो जाएगी। एक सब अवसर मिला था, आपको याद कीजिए, तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता थे, जब उन्होंने रेल मंत्री से इस्तीफा दिया था तो उनको ऑफर था कि आप रेल मंत्री बन जाइए। मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री बनने का ऑफर कर रहे हैं। तो निशांत कोई ऑफर आया है, और यदि इसको स्वीकार नहीं करते हैं या करने का माहौल यदि ऐसा कुछ होता है, तो ये जदयू के भविष्य के लिए ये मुझे लगता है कि गले की फांस बनेगी। और खुद निशांत के लिए, निशांत के लिए भी, भविष्य के लिए भी, हाँ, दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन एक खबर निकलकर सामने आ रही थी कि वो तैयार नहीं हो रहे हैं। हालांकि अब आपने कहा कि भाई खुद निशांत ने तो ऐसा कहा नहीं है, चर्चाएं हैं, चलते रहती हैं। देखिए 50 साल के युवा निशांत
बड़ा जी। देर से ना राजनीति में लाए गए हैं। और लाए जी, गए हैं क्या बिल्कुल। करते हैं भाई, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी चाहत इच्छा न रही हो, यो निश्चिंत अभी तो निशांत राजनीति में नहीं आए थे, उसके लिए सबसे बड़े बाधक नीतीश कुमार ही थे कि वो कहा करते थे कि भाई हम तो परिवारवाद के विरोधी हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि काल परिस्थिति ने बाध्य किया, इस मुद्दे पर उन्हें भी समझौता करना पड़ा। घर से लेके सारे उनके शुभेच्छु पार्टी जनों ने ये कहा कि नहीं, निशांत को लाइए, तो वो राजी हुए। खुद आज नीतीश जी जो पहले थे वो आज हैं नहीं, जो उम्र और सेहत की बात लोग करते हैं, तो निशांत जो नहीं चाहते थे ये बात जो लोग कहते हैं, हाँ निशांत भाग खड़े हुए क्या? निशांत रोज पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं और वो भी पूरे बिहार मुख्यमंत्री बन जाएंगे या पार्टी का अध्यक्ष ही बना देंगे यदि नीतीश जी, तो क्या वो पूरा बिहार घूमेंगे? ये जैसी बात उन्होंने की थी। तो पहले उन्होंने कोई भूमिका मिलनी चाहिए, दायित्व मिलना चाहिए, वो परफॉर्म करेंगे तब ना छवि बनेगी पिता की तरह। मतलब नीतीश कुमार ने दो डिप्टी सीएम में एक निशांत और एक विजय चौधरी का नाम आप देख रहे हैं। अभी तो यही चर्चा है। अभी चर्चा ये भी नहीं लगी कि विजेंद्र यादव वो भी सरकार में शामिल होंगे, तो उनको भी कहीं भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है यदि निशांत नहीं बनेंगे, नहीं तैयार होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी के लोगों को पूरी समझदारी से एक्ट करना चाहिए, और जिस ध्येय उद्देश्य से निशांत को राजनीति में लोगों ने लाया है, पहले भूमिका मिलनी चाहिए। आप भूमिका नहीं देंगे तो आश्रम में बैठा दीजिएगा, तब कोई क्या राजनीति में योगदान करेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, राजनीति में आने वाले व्यक्तियों को राजनीतिक दायित्व देना होगा। बिल्कुल। अंतिम के 2-3 सवाल हैं सर। अब थोड़ा वापस से हम लोग फिर से सम्राट और बीजेपी पे आ जाते हैं, क्योंकि दर्शकों को तक ये समझ बहुत जरूरी है, और आप जुड़े हुए हैं तो आप थोड़ा सा इस प्रशासन के स्तर पर अगर आप देखते हैं, क्योंकि आपने नीतीश कुमार के शासन प्रशासन को इतने साल कवर किया है, बहुत करीब से देखा है, तो नीतीश कुमार वाला जो प्रशासन है, जो मॉडल है नीतीश मॉडल, वो क्या सम्राट चौधरी दे पाएंगे, या उससे अच्छा एक अलग सम्राट मॉडल बिहार में लागू होगा? देखिए नीतीश जी तक एक दिन आपने और ये सवाल किया था, जी जी जी, नीतीश मॉडल की बात की थी, तो ड्राइविंग सीट पर जो बैठेगा मॉडल अब उसका ना चलेगा। खराउ रख कर कोई राज थोड़े होगा। आज बैठेंगे, यदि आज मुख्यमंत्री कल बनने जा रहे हैं सम्राट चौधरी, तो कहने के लिए कि नीतीश जी की वरिष्ठता है, उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ये मार्गदर्शन अलग चीज होती है। लेकिन ड्राइविंग सीट पर जब बीजेपी बैठ गई और बीजेपी के मुख्यमंत्री बैठ गए, तो नीतीश जी से रोज फूल कर जैसे अपेक्षा करते थे नीतीश कुमार, और कुछ दिन चला था जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री हुए थे, तो फाइल उनका निष्पादन कहाँ से होता था, आप जरा याद कीजिए, किसके निर्णय कौन होते थे। ये स्टेज रहने वाला है क्या? एक तो ये पूरा बदलाव होगा। अब नीतीश मॉडल का आज ही जब मैंने आपको कहा कि 20 साल तक नीतीश कुमार की सत्ता का युग अब समाप्त हो गया, अब तो जब आ गया मॉडल आ गया और युग आ गया अब सम्राट चौधरी का, तो किसका चलेगा? तो ये तो पहले बात भूल जाइए। अब नीतीश जी का सम्मान रहेगा इसलिए कि वो एक मजबूत सहयोगी हैं, बड़े सहयोगी हैं, 85 विधायक उनके साथ हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, अब केंद्र भी 12 एमपी हैं और केंद्र में भी सत्ता में सहभागी हैं। लेकिन हर काम के लिए उनसे पूछा जाएगा थोड़े, कोई बड़े डिसीजन के लिए, नीतिगत डिसीजन के लिए नीतीश जी से पूछा नहीं जाएगा। आम लोगों के हिसाब से अगर देखें तो देखिए, एक तो अब अभी काम करने के लिए 4.5 साल बाकी है, तो पहले तो बीजेपी को जो अपना कोर एजेंडा जितना रहा है, चाहे बिहार में घुसपैठियों को बाहर करना, सिविल जिसको कहते हैं कॉमन सिविल कोड लागू करना, ये सारे मुद्दे हैं ना। अभी वो हत्याबंदी पर कानून बनाना, शिक्षकों को जो 6 लाख शिक्षक हैं उनकी ट्रांसफर की पॉलिसी अभी वेटेड है, अभी तक नहीं आई। और एक मुद्दा जो बार बार नीतीश जी की सरकार के सामने ही से पिछले 10 साल में घूमती रही कि बिहार में है पूर्ण शराबबंदी, घर में होती है होम डिलीवरी, तो वो शराबबंदी की समीक्षा की बात होती है। बिहार में घनघोर वित्तीय संकट है, तो संसाधन आएगा कहाँ से, राज्य कैसे जुटाएगा? तो एक बात होती है कि शराबबंदी यदि इसको समाप्त करके कुछ इस मॉडल में पाबंदी के साथ की जाए, तो शराब से भी बिहार सरकार कमा सकती है, 20-25 हजार को कमा सकती है। जब शराबबंदी 10 साल पहले बंद हटाना संभव है नीतीश जी के? देखिए, शराबबंदी मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार शराबबंदी की समीक्षा निश्चित रूप से करेगी, और ऐसी शराबबंदी जहाँ की बंदी के बाद भी होम डिलीवरी है, कुछ ना कुछ तो सोचना होगा ना। 4.5 करोड़ लीटर शराब पकड़ी गई हो, 12 लाख केसेज हुए हैं, 15 लाख गिरफ्तारी हुई है, तो शराब भी आ रही है, पी भी रहे हैं, ये दर्शाता है ना। और 40 से 50 शहरों का ये काला कारोबार हो रहा है, तो आखिर स्टेट के हित में, लॉ के हित में कुछ तो सोचना पड़ेगा। मैं भी शराबबंदी का बिल्कुल घोर हिमायती हूँ,
शराबबंदी अच्छी चीज है, अच्छे कौज के लिए नीतीश कुमार की अच्छी जीत का परिणाम, लेकिन हटते ही कल थोड़े समाप्त हो जाएगा। एक इसके लिए फिर माहौल बनाना जाएगा कि भाई ये शराबबंदी का आखिर क्या हो, और इसके लिए तो शुरू से ही जीतनराम मांझी जो प्रमुख सहयोगी भी हैं वो बराबर कहते रहे हैं। तो ये सब कुछ काम होगा, कुछ नीतियां बदलेंगी कार्यक्रम में, लेकिन सात निश्चय रहेगा। सात निश्चय में कुछ और जोड़ घटाव होगा, ये रहेगा। लेकिन नई सरकार के लिए अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं। एक सबसे बड़ी बात आपने शासन प्रशासन के कर दी। अभी तो नीतीश कुमार के राज में नौकरशाही जिस हद तक हावी रही, कहते हैं कि नवरत्न कुछ अधिकारी ऐसे चेहरे हैं जो बिहार के कार्य विभागों को हमेशा देखते रहे और उनकी छवि साफ सुथरी नहीं है, ये भी मैं अभी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। बहुत सारे विवाद उनके इर्द गिर्द घूमते रहे, और बिहार में तो आपने देखा ना, भ्रष्टाचार का आलम है कि जहां कहीं रेड पड़े तो चपरासी से लेकर ऑफिसर लाख करोड़ में नगद और क्या क्या मिलता है। तो भ्रष्टाचार पर अंकुश, प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर अंकुश रहना। एक तो नौकरशाही में कई अधिकारी तो दिल्ली भाग चले, मैं देख रहा हूँ वो सिलसिला शुरू हो गया है। तो वैसे अधिकारी में जो मलाई खाने वाले अधिकारी, जो मलेदार विभाग देखते रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि नई सरकार आने के बाद वो बहुत सहज नहीं दिख रहे हैं, हर कंप है। और नौकरशाही में बदलाव, चेंज एकदम नितांत आवश्यक है। जैसे सीएमओ में ही बदलाव करना होगा। क्या कि 1 साल को 10 साल 12 साल बिल्कुल अवसंभावी है, बदलाव होना ही होना है। यदि बदलाव नहीं करेंगे तो फिर नीतीश कुमार के बाद जो नई सरकार आएगी उसकी छवि कैसे बदलेगी? यदि वही लोग होंगे, वही बॉस लोग होंगे जिनकी छवि बनी है, चाहे पहले भी बनी, पहले किसी और बॉस की सम्राट, मतलब आप कह रहे हैं कि सम्राट के सम्राट बनने पर अधिकारियों का राज नहीं चलेगा? नहीं चलना चाहिए। यदि अधिकारी ही राज करेंगे तो राजनेताओं की क्या जरूरत है? राजनेताओं का ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, कहीं ना कहीं उसका भी देखिए नौकरशाही होती है। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है उसके पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ तो एक दूसरी विचित्र स्थिति मैं कह सकता हूँ कि नीतीश जी के राजपाट में नौकरशाही मच हावी थी। तो ये तो चेंज होना चाहिए, जरूरत भी है बिहार की, और बिहार की छवि बदलनी है। आखिर यदि सरकार कुछ फायदे के लिए कदम उठाएगी तो फायदा होगा। अभी तो वेट कीजिए। अभी हम आप जो ये अभी सबमिशन है मेरा, हाँ, कोई कैसा कदम उठाती है, क्या डिसीजन लेती है, क्या क्या सुधार के बदलाव के लिए। अभी तो देखिए ना, बिहार में सबसे बड़ा जरूरत है यहाँ जो पलायन है उद्योग लगाने के लिए। तो बड़ा रोज मैं देखता हूँ, अभी दिलीप जायसवाल का देख रहा था कि बिहार में 5 साल में 50 लाख करोड़ का हम निवेश करने का हमने ठानी है। तो करना ना होगा ही बिना किए हुए बिहार में। तो ये सब कुछ अभी है, बड़ा एम है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए जो भरोसा दिलाया है, और 2047 तक जब विकसित देश बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, तो बिहार जहां खड़ा है वहां रहने से थोड़े होगा। आज बिहार के बैंकों में 5.5 लाख करोड़ जमा है, और बिहार में बैंकों का रवैया जो है निवेश के प्रति बहुत उत्साहवर्धक नहीं है, उदासीन रवैया रहा। तो ये तो चेंज करना होगा। कुल मिला जुलाकर यहाँ एक बड़ी चुनौती है नई सरकार के लिए। और ये मैं कह सकता हूँ कि जाते जाते अभी शिक्षा जगत में भी, खासकर उच्च शिक्षा में बहुत सुधार की जरूरत है। तो इसलिए नई सरकार के सामने इतनी सारी समस्या है जो उसे निपटना हो। और खासकर बीजेपी जब पावर में आ गई है तो उसको अपने जो कोर एजेंडा है, 2 राज्य में तो आपने देखिए कॉमन सिविल कोड लागू किया है ना, तो ये सवाल उठता है क्या बिहार में भी लागू होगा? बिहार में घुसपैठ की समस्या है, सीमांचल में, तो ये राजनीति हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, भाजपा ये घुसपैठ की समस्या बिहार में जरूर उठाती रही है। तब तो करना ना होगा। बिल्कुल, अब करने का समय आ गया है। अब थोड़ा सा बीजेपी की बात कर लेते हैं सर। बीजेपी, संघ, एबीवीपी, बजरंग दल, इन संगठनों से आए हुए लोगों का क्या होगा? क्या उन लोगों का मनोबल सम्राट चौधरी के बनने की वजह से थोड़ा डाउन हुआ है? क्या संगठन में क्या होगा सर? ये भाजपा जब सत्ता में आ गई तो संगठन में जुड़े लोगों में डिमोलेशन होगा कि खुशी होगी? हाँ, अभी सड़क पर खुशी का इजहार नहीं कर रहे हैं, वो रणनीति का हिस्सा है। आखिर सत्ता परिवर्तन हुआ और सहयोगी से सत्ता लिया है। आज जी वहां बीजेपी से, राजद से सत्ता ली होती भाजपा, तो अब देखते सड़कों पर क्या अभी जश्न मनता। ये सत्ता परिवर्तन हुआ है इंडिया के अंदर ही। तो भाजपा के जो संगठन, भाजपा से जुड़े जो संगठन या समर्थक हैं, उनमें किस बात की नाखुशी होगी? नाखुशी तो है नहीं, गम, क्षोभ, आक्रोश है कहीं जदयू में। तो बीजेपी में जिन संगठनों का आप नाम लिए, कम से कम एक राहत महसूस करेंगे ही ना। अभी तो प्रखंड से लेकर सब जगह कमेटी बनी हुई थी एक सिस्टम के तहत, और भी जहां कुछ बनना है करेंगे। लेकिन एक बात है,
सत्ता में रहने के बाद भाजपाइयों को ज्यादा ये एहसास होता है कि उनकी चलती नहीं है, उनकी कुछ कम होती है। तो अब ये सम्राट चौधरी के लिए कार्यकर्ताओं का भी दिल, आखिर भाजपा यहाँ पहुंची है कार्यकर्ताओं के ही बल पर। तो कार्यकर्ताओं का भी दिल जीतना, भरोसा जीतना, उनको उचित सम्मान मिलना। आखिर सत्ता में बीजेपी अब आ गई है, तो सत्ता सुख का थोड़ा भी तो एहसास कार्यकर्ता लोग कम से कम मान सम्मान और इससे बढ़े। तो इसलिए सम्राट चौधरी के लिए अपने पार्टी से जुड़े संगठन और पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, इसके लिए भी जिसका भरोसा या बीजेपी के लिए काम किया उसके लिए तो सोचना ही पड़ेगा। अंतिम सवाल सर इस पूरे सेशन का, क्योंकि हमने सरकार की बात की, सम्राट चौधरी की बात की, प्रशासन की बात की, संगठन की बात की, सब बात हो गया, लेकिन एक स्टेटमेंट आज तेजस्वी यादव ने दिया। उन्होंने मंच से कहा कि हमको 9वीं फेल करते थे, हम तो 9वीं पास भी कर लिए हैं, जिनका नाम चल रहा है उनको क्या कहेंगे? तो विपक्ष के इस तरीके के जो आरोप है उससे कैसे निपटेगी अब एनडीए? अब देखिए, ये पक्ष विपक्ष का आरोप, अब इस पर में तेजस्वी की प्रतिक्रिया कोई आई है, आलोचना की है उन्होंने, ये जवाब तो बीजेपी के ही लोग को देना चाहिए। ये उनका जवाब आप हमसे अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? आखिर तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं। कैसे निपटेगी मेरा ये सवाल। तो रोज तो आप देख ही रहे हैं, रोज अभी सम्राट चौधरी जिस ढंग से राजद पर, तेजस्वी पर, लालू जी पर हमला बोला करते थे, अब मुख्यमंत्री के नाते थोड़ा कम बोलेंगे, अब दूसरे नेता को ही दायित्व देंगे। लेकिन कभी उप मुख्यमंत्री रहते, कभी चुप बैठते थे थोड़े सम्राट चौधरी। अब वो तो एक अभी हाउस में जब सामने एक तरफ सम्राट चौधरी होंगे, दूसरी तरफ तेजस्वी होंगे, तो वो बड़ा दिलचस्प होगा नज़ारा। ऐसे भी जब सरकार पर हमला होता था तो नीतीश जी कम और तेजस्वी ज्यादा खड़ा हो जाते थे, क्या क्या बोला करते थे। अभी सब शैक्षणिक योग्यता को लेकर के इस सब बात पर जो अभी बातें हो रही है, इस सब पर तो अभी कुछ देखिए, अभी बहुत तरह की बातें, विपक्ष को तो अवसर मिला है, मुद्दों की कमी है। हाँ, विपक्ष को जिस ढंग से चाहिए जनता के मुद्दे पर वो सजग रहना चाहिए। आखिर विपक्ष का तो दायित्व है, जनता ने जो तेजस्वी को दायित्व दिया है कि आप विपक्ष के नेता की भूमिका निभाइए, तो जरा पूर्णकालिक तरीके से और पूरे मनोयोग से निभाना चाहिए उनको। अब वो आज जो हमला किया है उस पर तो अब वो जो कुछ उनकी अपनी समझ जानकारी है वो कह रहे हैं, उस पर तो आप खुद समझ सकते हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए। चलिए, एक भविष्यवाणी आपने की थी सम्राट चौधरी के नाम की, एक भविष्यवाणी और हम आपसे चाहते हैं अंतिम में कि क्या सम्राट चौधरी एक सक्सेस मुख्यमंत्री बनेंगे? जो अपेक्षाएं हैं जनता की, संगठन की, प्रधानमंत्री जी की, तो उस पर वो देखिए अभी तो नीतीश कुमार जहां लाकर बिहार को छोड़ रहे हैं, पहले इसको मेंटेन करना। जो गाड़ी 70, 75, 80 के स्पीड में चल रही है तो नया ड्राइवर बैठ गया है गाड़ी पर, पहले उस स्पीड को मेंटेन करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। बिहार में सामाजिक सद्भाव, बिहार के विकास की गति को बनाए रखना, लोगों की जन आकांक्षा है उसको पूरा करना, जो चुनावी वायदे हैं पूरा करना। और तो और नई सरकार बनी, उसकी फर्स्ट कैबिनेट की बैठक में जो सारे इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, अब ये दायित्व आ गया है इसलिए कि सरकार का चेहरा बदल गया है, मुख्यमंत्री बदल गए हैं, सारे मंत्री पार्टी सब वही है। तो नीतीश कुमार के जाने के बाद सम्राट के लिए वो सबसे बड़ी चुनौती है कि अभी तक 8 कैबिनेट के बैठकों में, जिन बैठकों में, फर्स्ट बैठक से मैं बात कर रहा हूँ, इतने सारे फैसले लिए गए हैं, उसको साकार करना। जब ये सारे फैसले साकार होंगे और कुछ सम्राट चौधरी की अपनी भी परिकल्पना रही होगी, उसको यदि करेंगे। अभी तो किसान को बिहार में 3-3 हजार रुपया देना है, महिलाओं के लिए जो 94 लाख परिवार को जो नीतीश कुमार ने 10-10 हजार तो बांट दिया, 2-2 लाख बांटना है। बड़ी सारी चुनौतियां हैं, इसीलिए वो सफल होंगे कि नहीं होंगे ये तो उनके काम पर निर्भर करेगा, कैसा परफॉर्म करते हैं। मैं मानता हूं कि सम्राट के लिए ये दायित्व बड़ी चुनौती है, कठिन चुनौती है, और ये चुनौती का मुकाबला और सामना करना और परफॉर्म करना सचमुच उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। तो कल की शपथ की अगर बात करें तो कल सम्राट चौधरी के साथ डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे, और क्या मंत्री भी शपथ लेंगे जदयू और भाजपा के? देखिए, अभी जो बातें हो रही थी उसमें दोनों तरह की बात हो रही थी। ये साझा सरकार है तो कोई अकेले मुख्यमंत्री को शपथ क्यों लेंगे? लेना चाहिए। 5 दलों की जो पार्टी है और 5 दल के लोगों को वेटिंग लिस्ट में क्यों डालना चाहिए? अब ये तो अभी ही
20-22 फरवरी के बाद कैबिनेट की बैठक अभी आज हुई बैठक, वो औपचारिक बैठक, क्या कहिएगा उसको, वो बधाई और धन्यवाद के लिए बैठक। तो सरकार को काम करना है तो अकेले फिर मुझे लगता है कि अभी विधानमंडल कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर सम्राट चौधरी चाहेंगे कि विधानसभा का एक विशेष सत्र बुला करके एक बार हम विश्वास मत दें। अभी जो सम्राट चौधरी बाहर कह रहे हैं वो थोड़ा सदन में भी अपना उद्गार व्यक्त करेंगे और सरकार जवाब देगी, तो राजनीति में होती रहेगी। अब जुबानी जंग जो है ये सब तो थमने वाला है नहीं। तो कुल मिला कर कल मंत्रिमंडल में मुझे लगता है कि अभी 26 मंत्री हैं। अकेले तो सीएम लेंगे नहीं, क्यों, क्या बाधा है, सारे लोग अवेलेबल हैं, सब कुछ है। तो कल आज की तारीख में जो मंत्री है, कल फिर सरकार बनेगी तो उनकी कंटिन्यूटी हो जाएगी और सबको फिर वैसे ही। तो इसलिए पुराने चेहरे अधिशंक हो गए, कुछ नए चेहरों की भी जगह मिलेगी। तो मुझे लगता है कि कल सरकार बनेगी, मंत्रिपरिषद के साथ बनेगी। अब कौन कौन मंत्री होंगे अधिशंक, पुराने चेहरे मंत्री को जगह मिलेगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिख रहा है। चलिए, तो तमाम मुद्दों पर आपने विस्तार से बताया सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए थे उन दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तमाम अपडेट्स के साथ साथ अंदर खाने की जो खबरें हैं वह भी लगातार हम लोग आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत धन्यवाद।